अब हम यूपी जीके का पार्ट 2 देखते हैं। और पार्ट 2 में क्या होने वाला है, देखिए मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अगर कोई बच्चा मुझे नहीं जानता है तो मैंने एग्ज़ाम लिखे हैं, मैंने जो जो क्लियर किए हैं, और जो एक भी वीडियो में इसे कवर कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को थोड़ा सा 20 सेकंड आगे कर लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर आगे की चीज़ें। जो यूपी जीके का पार्ट बच रहा है, इस वीडियो को कवर करने के बाद कुछ नहीं रह जाएगा। अगला चैप्टर हमारा था उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो एक दो चैप्टर और बचे हैं जो आपको थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं, बाकी धीरे धीरे जो चीज़ें आने वाली हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी आपके लिए। ठीक है, चलिए। प्रदेश के जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण, प्रदर्शन और अध्ययन हेतु संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी, वो किस सन में की गई। ओवरऑल ये पूछ रहा है कि एक यूपी में एक संस्कृति विभाग बनाया हमने इन चीज़ों के अध्ययन के लिए। जो संस्कृति होती है, कलात्मक विकास होता है, संरक्षण, प्रदर्शन, अध्ययन, इन चीज़ों का अध्ययन करने हेतु संस्कृति विभाग बनाया। वो कब बनाया था? 1957। ऐसे याद कर सकते हो, 1857 में देश आज़ाद हुआ, उसके 100 साल बाद संस्कृति विभाग बन गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो संगीत नाटक अकादमी है, इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ है। और ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित हो गई। और कब बनी? 1963 में। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ में है। और 1963 में ये बनी थी। स्टार मार्क करना क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है। अब राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? जो राष्ट्रीय कथक है उसका संस्थान जो है वो लखनऊ में है। और कब स्टार्ट हुआ था लखनऊ में? 1988 टू 89। ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। सन अगर इसका ना याद रखो तो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। तो ये मौर्यकालीन, जब मौर्य काल था तब से उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, मौर्यकालीन। तो उसके बाद है मंदिर निर्माण कला का विकास कब हुआ था? ये गुप्त काल में हुआ था। और मुग़ल चित्रकला शैली की नींव कब पड़ी? हुमायूं के टाइम पर ये मुग़ल चित्रकला शैली की नींव पड़ी थी। ठीक है। मुग़ल चित्रकला व स्वर्ण काल माना जाता है जहांगीर के काल को। ये 100 बार, कम से कम नहीं तो 50 से 100 बार क्वेश्चन आ चुका होगा, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है यूपी स्टेट का जहाँ ये क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो है वो कब बना था? 1911 में बनाया गया उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लखनऊ चित्रकला जो शैली है उसके जनक कौन है? इसे स्टार मार्क कर लेना। ये हैं असीत कुमार हलदार। ठीक है। बास टेम्पा जो शैली है उसका प्रारंभ भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, असीत कुमार हलदार। ठीक है, याद रखना, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक माने जाते हैं। अब बुद्ध का जो गृह त्याग था तो उसके चित्रकार कौन है? रणवीर सक्सेना है। सत्यम शिवम सुंदरम, देखिए मेरा नाम ही लिखा है। सत्यम शिवम सुंदरम के जो चित्रकार हैं वो कौन है? शिवनंदन नौटियाल। शिवनंदन नौटियाल सुना होगा ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसके चित्रकार जो हैं वो हैं शिवनंदन नौटियाल। रामलीला जो होती है उसके चित्रकार कौन है? भवानी चरण ज्यू। ठीक है। उसके बाद संगीत का जो बाइबिल है उसकी संज्ञा किसे दी गई है? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था, उसे ही संगीत का बाइबिल कहा जाता है, नाट्यशास्त्र को। इसके रचयिता भरत मुनि थे, ये भी याद रखना। ध्रुपद जो शैली है उसमें ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किया गया। ध्रुपद शैली और ईरानी शैली को मिक्स कर दिया, तब एक नया गायन आया ये आया ख्याल गायन। तो इसका आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ठीक है। अब बात करते तबला और सितार का आविष्कार किसने किया? ये भी हमारे अमीर खुसरो जी थे, तबला वादक थे, सितार वादक थे। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय जो है भारत कला भवन, इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई? तो भारत का जो विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन के नाम से है, 1950 में स्थापना हुई और हमारे यूपी के वाराणसी में ही हुई थी, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी फैक्ट यूपी से रिलेटेड हैं वही यूपी जीके में है और वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है, कौन से घराने से संबंधित है ये पूछा गया है। जो ठुमरी, सबसे पहले याद रखना है आपको, जो गिरिजा देवी हैं ये ठुमरी गायिका हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है।
उसके बाद इनका जो गिरिजा देवी का घराना है वो बनारस घराना है, तो बनारस घराने से संबंधित हो गई है। उसके बाद बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज, ये किस उससे संबंधित हैं? ये कत्थक से संबंधित है। ठीक है, जैसे ठुमरी गायिका से संबंधित है, ये कत्थक से संबंधित है। कत्थक का तो इतना फेमस है, कत्थक तुम्हें पता ही होगा, शास्त्रीय नृत्य है हमारा। ठीक है, उसके बाद स्टार लगा लेना इन पर जो नाम बता रहा हूँ, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। ये तो फिंगर पर होनी चाहिए आपकी, इतनी बार रिपीट हुए हैं ये। ठीक है, इंपॉर्टेंस समझ जाना स्टार लगवाने का। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन, अमीर खुसरो ने ख्याल गायन बनाया था। ठीक है, उसको शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? बना तो दिया अमीर खुसरो ने, लेकिन रामपुर घराने ने इसे शीर्ष पर ले जाया गया। ठीक है, रामपुर घराने ने इसे प्रमोट इतना किया, इतना फेमस कर दिया, तो ये सारा श्रेय रामपुर घराने को जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य आ गया कत्थक। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य एकमात्र कौन है? कत्थक। और शंभू महाराज, बिच्छू महाराज, सॉरी बिच्छू नहीं, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये तीनों महाराज जो है हमारे कत्थक से रिलेटेड है। ठीक है, कत्थक नृत्य का प्रणेता ये ठाकुर प्रसाद जी हैं। जब कत्थक इतना इम्पोर्टेंट है तो इसके प्रणेता उन नायक जो हैं, तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ये ठाकुर प्रसाद जी हैं। कत्थक में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया? जो कत्थक था उसमें ठुमरी गायन का समावेश किसने किया? बिंदादीन। अभी मैंने बताया था बिंदादीन, तीनों महाराज। ठीक है, तो ये सब कत्थक से रिलेटेड है। अब प्रमुख लोकगीत देख लेते हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कजरी याद रखना। कजरी कहाँ कहाँ गाया जाता है? ये मिर्ज़ापुर और वाराणसी में मुख्यतः गाया जाता है, बाकी और आसपास के एरिया में भी गाया जाता है, लेकिन जो मुख्य जगह गाया जाता है, जो मुख्य पार्ट है, वो मिर्ज़ापुर है और वाराणसी है। उसके बाद बिरहा, बिरहा पूर्वांचल का है। उसके बाद सोहर, अवध, पूर्वांचल का हो गया ये भी। उसके बाद आल्हा, बुंदेलखंड, ये तो पता ही होगा, आल्हा बहुत दिनों से सुनते आ रहे होंगे, आल्हा, ये चीज़ें ये पता होगा सभी को। उसके बाद इसूरी फाग, ये भी बुंदेलखंड का। और होरी, फाग और रसिया तीनों ब्रज क्षेत्र के हैं, इन पर स्टार मार्क करना। ठीक है, और कजरी ये स्टार मार्क कर लेना। और कौन सा पूछा जाता है ज़्यादा? सोहर, और ये तीनों भी, इसे मतलब ये समझ लो सारे ही पूछे जाते हैं बार बार, लेकिन इसे भूल सकते हो आप, बाकी कोई सा मत भूल जाना। इसूरी फाग को भूल सकते हो बस। अब लोक नृत्य की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना सभी पे। देखिए ख्याल जो लोक नृत्य है वो बुंदेलखंड में गाया जाता है। ऐसे याद कर, मैंने तो ऐसे याद कर लिया था, जैसे बूंदें पड़ती है ना, तो बूंदों में किसी का ख्याल आ गया तो ख्याल नृत्य है बुंदेलखंड। फिर देखो रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य और चरकुरा नृत्य, ये सब ब्रज क्षेत्र के हैं। अब ब्रज क्षेत्र में ऐसी ही कुछ ट्रिक बना लेना अपनी। जो ब्रज क्षेत्र में कौन रहते थे? कृष्ण जी रहते थे, वो रासलीला रचाते थे, गोपियों के साथ खेलते थे, वहाँ पर मोर भी नाचते थे उनके साथ, पता है आपको। झूले पर झूले, वहाँ पर झूले रहते थे। ठीक है, और चरकुला, उनके साथ में जो उनके साथी रहते थे उनसे चरकुला याद कर लेना। ठीक है, चारों ब्रज क्षेत्र के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद धुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, सौरा, पाईडंडा, ये बुंदेलखंड के हैं। अब मैं स्टार लगवा देता हूँ, जो याद होने ही चाहिए इनमें से। ऊपर जो ऊपर हैं ये तो सारे ही याद करने हैं, एक भी ऐसा नहीं है। इसमें धुरिया याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद सौरा याद करना, ये याद होने ही चाहिए, बाकी सब कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। और पाईडंडा, ये तीन आपकी याद होनी चाहिए जो बार बार रिपीट होते हैं। चलो नीचे नटवरी, कटफोड़वा, कटघोड़वा और कटफोड़वा, इसे कभी कभी कटफोड़वा लिखता है एग्जामिनर, ध्यान रखना, तो कटफोड़वा ही बोलूँगा मैं। कटफोड़वा, धोबिया, कहरुआ, धीवर, ये पूर्वांचल के हैं सभी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कटफोड़वा पूछा जाता है, और धोबिया, ये दो जरूर याद कर लेना। उसके बाद जोगिनी और कलावाजी, ये अवध क्षेत्र के हैं। ठीक है, तो जोगिनी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। उसके बाद कर्मा, कर्मा जो है वो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का है, और राहुला बुंदेलखंड का है। जो मैंने स्टार मार्क किए वो 100% याद कर लेना, 1% भी मत छोड़ना, और सारे याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। बार बार देखना
याद हो ही जाएंगे, कुछ ट्रिक बना लेना। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी जो है उसका रंगमंच का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य, अब लोक नाट्य देख लेते हैं। रामलीला होती है, रासलीला होती है, नौटंकी होती है। रामलीला कहाँ कहाँ होती है देख लो, रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या। रासलीला ब्रज क्षेत्र में होती है। नौटंकी कानपुर और हाथरस में होती है। ये चीज़ें बस एक बार पढ़ने की है, याद रह जाएंगी, इतना ज़्यादा टेंशन ना लेना इस चीज़ की, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। राज्य में सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन होता है। सब कहाँ पर होता है? मथुरा में, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक 86 जो मेले हैं, उनका जो सबसे अधिक जो मेले लगते हैं पूरे यूपी में, वो कहाँ पे लगेंगे? मथुरा में। पता ही होगा, अगर मथुरा के आसपास रहते हो तो वैसे ही पता होगा। अब प्रमुख मेले कहाँ पर लगते हैं वो पढ़ेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। बटेश्वर, इतनी बार रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा भाई। बटेश्वर मेला जो पशु का मेला है, ये कहाँ लगेगा? आगरा में, ठीक है। जैसे मैंने तैसे याद कर लिया था, बटेश्वर जो ईश्वर हैं, ईश्वर की, अगर ईश्वर को गुस्सा आ जाता है तो आग लग जाती है सभी जगह। ईश्वर, बटेश्वर के किसी के कोई ईश्वर होंगे, मैं भोलेनाथ जी को मानता हूँ, उनकी तीसरी आँख खुलते ही आग लग जाती है, ऐसे याद कर लेना। नौचंदी मेला मेरठ का सबसे फेमस मेला है, बहुत बार आता है। ददरी मेला ये बलिया में लगता है, पशु का मेला है ये भी। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। हरिदास जयंती ये निधिवन और वृंदावन में होती है। देवा शरीफ, इस पर ट्रिपल स्टार बना लेना, जितने स्टार बना सके उतने बना लेना, इतनी बार आया है, बाराबंकी में। सैयद सालार मेला बहराइच में है। गोला गोकर्णनाथ मेला खीरी में है। नककटैया मेला वाराणसी में है। शाकुंभरी देवी मेला ये सहारनपुर में है, इस पर भी डबल स्टार लगा लेना, बहुत बार आता है। गोविंद साहब मेला ये गोविंद साहब अम्बेडकर नगर में है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में है। और चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। तो अब जिन जिन पर स्टार लगाने हैं वो देख लो, बाकी सारे ही याद कर लेना, ठीक है। और गढ़मुक्तेश्वर पर लगाओ और नौचंदी पे। अब जितने मैंने स्टार बता दिए ये तो 100% याद करके जाना भाई। चलो, अब हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल जो महोत्सव होता है वो कहाँ होता है? आगरा में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मनाया जाता है महोत्सव, सुलह कुल। तो सुलह कुल महोत्सव दे देता है कभी कभी, और कभी कभी पूरा लिख देता है। तो सुलह कुल ऐसे याद कर लेना कि जब आग लग गई तो सभी में मतलब लड़ाई हो गई थी, तो उनमें सुलह करवानी पड़ी। तो सुलह कहाँ करवानी पड़ी? जहाँ आग लगी थी। तो आगरा में लगता है सुलह कुल महोत्सव। त्रिवेणी महोत्सव, ये तो प्रयागराज पता ही है, त्रिवेणी ये तो कोई भूल ही नहीं सकता। जो ताज महोत्सव आगरा में, तो आग लग के ही तो ताज, ताज मतलब ताज वाली चाय बनती है आग से, तो ऐसे याद कर रखा था मैंने तो। कबीर महोत्सव मगहर, संत कबीर नगर, ये भी बहुत बार आता है भाई, ये याद भी होगा आपको। कबीर, जो कबीर थे, कबीर दास जी थे, उनके उसमें लगता है ये संत कबीर नगर में, मगहर में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई थी, नहीं पूछा जाता, इतना याद रख लेना। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है और 2003 में स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय कौन कौन से हैं? पहला गोरखपुर है, दूसरा कुशीनगर है, तीसरा पिपरहवा सिद्धार्थ नगर में, ठीक है। खड़ी बोली का विकास सौर सैनी से हुआ था। जो खड़ी बोली आई थी उसका विकास जो हुआ था, वो डेवलप जो हुई थी, वो सौर सैनी से हुई थी। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? कौरवी कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं, नागरी कहते हैं, सर हिंदी कहते हैं। ये याद कर लेना भाई, ये कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन। ब्रज क्षेत्र मथुरा, ये थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए, ब्रज क्षेत्र सुनते ही कौन सी एरिया की बात कर रहे हैं। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आदि के प्रयुक्त ब्रजभाषा का विकास कहाँ से हुआ था? सौर सैनी अपभ्रंश से ही हुआ था इसका भी, ठीक है। उसके बाद फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली जो अवधि है उसका विकास कहाँ से हुआ? अर्धमागधी से। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि इस भाषा का हिस्सा विकास कौन से उससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ, अर्धमागधी से हुआ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? वो है भोजपुरी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजकीय अभिलेखन, जो अभिलेखागार है उत्तर प्रदेश का,
वो कहाँ पर है? प्रयागराज में है। और कब स्थापित किया गया? 1949 में। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ, ये कौशाम्बी पहले बता चुका हूँ। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है वो है हमारा मेरठ में, क्योंकि 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ये तो वैसे ही याद होगा आपकी। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ है? वो है मथुरा में। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ये अमीर खुसरो का था। मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज, ये मैंने यहाँ पर दे दिया था, इसे छोड़ दीजिए आप, आपके मतलब की चीज़ नहीं है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश, अगला चैप्टर है शिक्षा एवं साहित्य। ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रारंभ में किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय बाद में बना, पहले इसे म्योर सेंट्रल कॉलेज के नाम से स्थापित किया गया था। ठीक है। प्रदेश में प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? ये 1972 में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के अलग अलग निदेशालय बना दिए गए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। अब शिक्षा मित्र योजना आई थी एक, शिक्षा मित्र योजना कब आई थी? ये याद रखना, 2000 से 2001 के पीरियड में आई थी। अब ये है क्या थी मैंने लिख दिया, बाकी आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, एक बार पढ़ लीजिए बस। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर देने के लिए शिक्षा मित्र योजना को लाया गया। फिलहाल आप ईयर याद रखना, ये चीज़ें याद रह जाएंगी एक बार पढ़ के। अब शिक्षा मित्र योजना जो आई थी उसके तहत शिक्षा मित्रों का चयन हुआ ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम शिक्षा समिति से ही तो हुआ था। जो शिक्षा मित्र लाए गए थे वो ग्राम शिक्षा समिति से लाए थे, तो कहाँ से चयन हुआ था? ग्राम शिक्षा समिति से। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय BHU है, पता ही होगा BHU का, सभी को पता है। उसके बाद 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया था। तो ये कब प्रारंभ हुआ था? 2001 से 2 के टाइम पीरियड में। सभी को शिक्षा सभी को ज्ञान, ये इसका स्लोगन था। ठीक है, सभी को शिक्षा सभी को ज्ञान। उसके बाद शैक्षिक जो दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक हैं या ब्लॉकों में जो बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इस योजना पर स्टार मार्क करना। ये कब आई थी? 2004 में। ठीक है। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना, इस पर डबल स्टार मार्क करना। लेखपाल में भी आ चुकी है, 1995 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब से शामिल कर लिया गया था? ये 2007-8 में शामिल कर लिया गया था। और आई कब थी? ये आई थी आपकी कस्तूरबा गांधी जो आई थी ये 2004 में, 2004 में। और शामिल कब कर लिया गया इसे? 2007-8 के टाइम पीरियड में। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक कल्प योजना आई थी, ये भी प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड थी, 1998 में स्टार्ट हुई थी। याद मत करना, मैं कहूँगा इतनी चीज़ें याद तो नहीं होगी, लेकिन एक बार पढ़ लोगे आइडिया लग जाएगा। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों को शिक्षा से रिलेटेड जो लेके आए थे हम, विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाए थे सभी चीज़ों को। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट आया था उसके अंतर्गत सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग से द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों के शिक्षा से रिलेटेड ये चीज़ें थी। उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आया था 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, ये मार्च 2009 में आया था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कृषि शोध विकास, ये कहाँ है इसका? लखनऊ में है। और कब स्थापित किया गया? 1989 में। ये स्टार मार्क कर लेना, ये याद कर लेना सन, बाकी मत करना चाहे। उर्दू को प्रदेश की द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया? 1989 में। इसे जितने स्टार लगा सको उतने लगा लेना, इतनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है वो कौन सा है?
राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज कब बनाया? 1998 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ये लखनऊ में है स्थापित और 1976 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, ये भी 1976 में लखनऊ में ही स्थापित है। तो हिंदी और संस्कृत दोनों 1976 लखनऊ में संस्थान स्थापित किए गए। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ये 1972 में लखनऊ में ही स्थापित किया गया। तो संस्कृत हिंदी 1976 लखनऊ, और ये भी लखनऊ में उर्दू, लेकिन 1972। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये कहाँ है? आगरा में। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान देता है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब किया गया? 1916 में। और किन्होंने करवाया था? ये मदन मोहन मालवीय जी के अंतर्गत हुआ था, ये उनकी देख रेख में हुआ था। ठीक है। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, ये जगत गुरु विश्वविद्यालय है। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, 2001 में इसे लाया गया। फिलहाल बस इसका नाम याद कर लीजिए, अगर आएगा तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी, इसकी स्थापना 1927 में हुई प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 4 विश्वविद्यालय। कौन कौन से हैं? एक BHU वाराणसी हो गया, AMU अलीगढ़, और फिर VRAU ये लखनऊ, और AU प्रयागराज। ये 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। BHU बहुत इंपॉर्टेंट है, और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए गए। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये 2014 में बना, और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय, ये रायबरेली में। ठीक है। बस एक बार पढ़ लेना, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, ये कहाँ पर है? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी। ठीक है। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये गोरखपुर से हुआ था, आरोग्य एवं कल्याण पत्रिका का प्रकाशन। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र, इस पर डबल स्टार लगाना, ये बहुत बार पूछा जाता है। हिंदी का UPSI जो मैं दे के आया था उसमें मुझे ही आया था ये। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उद्यत मार्तंड। उसके जो संपादक थे ये थे पंडित जुगल किशोर। ये कहाँ के निवासी थे? कानपुर के। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कानपुर के निवासी थे, ये हम UPG के पढ़ रहे हैं इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी उद्यत मार्तंड और पंडित जुगल किशोर जी का नाम ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? बनारस अखबार, 1845 में, और इसके संपादक कौन थे? गोविंद नारायण थत्ते, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? ये था सरदल अखबार। प्रकाशन कहाँ हुआ था इसका? ये आगरा में, 1846 में। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका जो सरस्वती पत्रिका पढ़ती होगी आपने क्लास 7th में या 6 में क्लास में थी, उसका प्रकाशन होता था UP के प्रयागराज से। ठीक है। विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर जी इंस्टीट्यूट जो था ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये कहाँ पर लगाया गया? विकलांगों के लिए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप बनाया गया, कानपुर में बनाया गया 1996-97 के टाइम पीरियड पे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त, भारत माता मंदिर, हिंदी दैनिक आज। ठीक है। अब आएंगे मार्क्स, तो क्यों देखते रहो बस। मतलब अब वो कंटेंट आने वाला है जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा आपका, और क्वेश्चन वहाँ से बहुत भर भर के आते हैं। ठीक है। तो अब थोड़ा फोकस करना अपना। चलो स्टार्ट करते हैं आगे की चीज़ें। अब आता है उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव तथा IFSR 2019 रिपोर्ट UP के संदर्भ में। सबसे पहले पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई थी। ये 1987 से प्रकाशित होती आ रही है और ये 16वीं रिपोर्ट थी। अब ये करंट अफेयर्स में बन जाएगा आपका
17वीं रिपोर्ट आई नहीं आई, कितने साल बाद आती है, ये कमेंट बॉक्स में देखना। ठीक, यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के प्रकार, विस्तार एवं वन संसाधनों के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष तथ्य दिए जाते हैं। ठीक है, जो ये रिपोर्ट आती है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, ये 16वीं जो रिपोर्ट थी उसके बारे में मैंने बताया आपको। IFSR के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 6.88% है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अभी तक जो इम्पोर्टेंट आया वो ये आया, समझ रहे हो, कि IFSR जो रिपोर्ट लेके आया था उसके अकॉर्डिंग जो वन क्षेत्र है वो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 6.88% है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन है वो 72.79% है। कुल रिकॉर्डेड जो वन क्षेत्र में संरक्षित वन है वो 6.98% है। और कुल रिकॉर्डेड जो वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वन है वो 20.23% है। अब IFSR की जो रिपोर्ट आई थी 19 के अनुसार अगर देखें हम, तो राज्य में वनाच्छादन कितने किलोमीटर है ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं, कितने परसेंट है ये याद रख लेना, 6.15%। और कितने किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, 14,805 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, IFSR 2017 की रिपोर्ट की तुलना में राज्य के वन क्षेत्र में वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई थी, तो 126.65 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। अब 2021 वाली रिपोर्ट देख लेना आ गई क्या, 21-22 वाली जो रिपोर्ट आई होगी उसके अकॉर्डिंग देखना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कितने साल बाद आती है। बाकी 17 से 19 में आई है तो क्या पता 2 साल बाद आती हो। करंट अफेयर्स मैंने बहुत दिनों से नहीं पढ़ी है यूपी की, तो मुझे नहीं पता है इसके बारे में। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। उत्तर प्रदेश में जो वृक्षादन यानी ट्री कवर है वो कितने वर्ग किलोमीटर में है, 7,342, और कितने परसेंट है, 3.05%। अब राज्य के कुल क्षेत्रफल में झाड़ियाँ कितनी हैं, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन जो याद रखने वाली चीज़ें मैंने स्टार कराई है। ठीक है, 0.2% और 587 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन। तो सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल की अगर बात करें तो सबसे अधिक सोनभद्र पूरा जंगली एरिया है, और सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो है भदोही में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला अभी बताया सोनभद्र, कितने वर्ग किलोमीटर एरिया में है, 2540 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है। प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला ये है संत कबीरदास नगर। ठीक है, ये भदोही 3.12 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है सर्वाधिक अति सघन, जो मतलब पास पास होता है, बिल्कुल अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला सबसे अधिक ये लखीमपुर खीरी है, 804.91 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सर्वाधिक मध्यम सघन व खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला ये सोनभद्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाले जिले का क्रम देखते हैं। अगर हम एरिया में परसेंटेज निकालें, क्षेत्रफल परसेंट निकालें, तो ज़्यादा से कम की ओर देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो सोनभद्र में है, फिर चंदौली, इसे चंदौसी पढ़ लेना है ना, चंदौसी। उसके बाद पीलीभीत, फिर मिर्ज़ापुर, फिर चित्रकूट। याद रखना सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो वन प्रतिशत है क्षेत्रफल का वो सोनभद्र, फिर चंदौसी, फिर पीलीभीत, फिर मिर्ज़ापुर, फिर चित्रकूट। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम वन प्रतिशत क्षेत्र वाले अगर जिलों का क्रम देखोगे, सबसे कम है संत कबीरदास नगर में, फिर मैनपुरी में है उससे ज़्यादा, फिर देवरिया में उससे ज़्यादा, फिर बदायूं और ज़्यादा, फिर मऊ में उससे ज़्यादा। तो टॉप 5 मैंने ये कराए, टॉप 5 आपको ये कराए। ये थे मैक्सिमम वाले, ये मिनिमम वाले। फ़िलहाल आपको सोनभद्र और संत कबीरदास नगर ये बिल्कुल नहीं भूलना है। बाकी याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है इनका क्रम में लगाओ इन्हें। प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले ज़िले अभी हमने देखे, जैसे मैं बताता हूँ, 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है किसी ज़िले का, और उसमें 95 किलोमीटर स्क्वायर में जंगल है। तो प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो 95% इसमें एरिया में जंगल है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि 1000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है उस ज़िले का, और जो जंगल है वो है 500 किलोमीटर स्क्वायर।
तो इसका अगर प्रतिशत निकालूँ तो ये 50% आएगा। तो अगर मैं परसेंटेज में देखूँगा तो यहाँ पर परसेंटेज में अलग चीज़ होगी, और अगर मैं देखूँगा कितना एरिया, तो एरिया यहाँ पर 500 किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन परसेंटेज घट गई है। तो दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो परसेंटेज वाइज, एक एरिया वाइज। तो पहले हमने परसेंटेज वाइज देखा, अब हम एरिया वाइज देखेंगे, ठीक है। तो अगर एरिया वाइज देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो कहाँ है, वन का क्षेत्रफल के अगर क्षेत्रफल देखते हैं सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, ये सोनभद्र अभी भी टॉप पर है, परसेंटेज में भी टॉप पर था, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्ज़ापुर, फिर पीलीभीत, फिर चित्रकूट, ठीक है। अब सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले ज़िले देखें तो संत कबीरदास नगर, देखो ये तो दोनों सेम है, नहीं चेंज हुए, फिर मऊ, फिर मैनपुरी, संत कबीर नगर और देवरिया, ठीक है। ये ध्यान रखना परसेंटेज में भी वही है, और बिना परसेंटेज के अगर एरिया की बात करेंगे तो भी वही है स्टार्टिंग के। सामान्यतः है जो हमारा यूपी है उसमें पाए जाने वाले वनों का प्रकार कौन सा होता है, उष्ण कटिबंधीय वन। स्टार मार्क कर लेना, मुझे पता नहीं किस एग्जाम में आया था लेकिन आया था। प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाई गई थी, ये कब चलाई गई ये बताना है। तो 1 जुलाई 2001 में स्टार्ट हुई। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव जो परिरक्षण था, मतलब वन्य जीव की सुरक्षा के लिए जो संगठन बनाया था, उसकी स्थापना कब हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी 1956 में। प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क कभी अगर पीलीभीत आओगे, जैसे हम पीलीभीत ट्रेनिंग करने गए थे तो हम दुधवा नेशनल पार्क के बिल्कुल पास में रहते थे। तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। 1987 से टाइगर रिजर्व पार्क बना, ये पहले टाइगर रिजर्व पार्क नहीं था, उसके बाद 1987 में टाइगर रिजर्व पार्क बन गया, और ये लखीमपुर पीलीभीत में पड़ता है, ठीक है। मेन पीलीभीत ही कवर करता है। उत्तर प्रदेश जो है उसका सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये चंदौसी, 1957, ठीक है। तो सबसे पुराना वन्यजीव विहार हो गया चंद्रप्रभा। चलो उसके बाद है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा, ये भी पता होना चाहिए, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये कौन कौन सी एरिया को कवर करता है, ये मेरठ में है, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा। तो सबसे बड़ा पता चल गया, सबसे पुराना पता चल गया। स्टार मार्क कर लेना इन क्वेश्चन पे, ये बहुत बार आते हैं। सबसे पुराना पूछता है, सबसे बड़ा पूछता है, फिर सबसे छोटा पूछेगा। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये ललितपुर में है। 5.4 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया, बस 5.5 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया भी नहीं है, 5.4 है। अब कुछ वन्यजीव विहार बताता हूँ जो पूछे जाते हैं कि ये कहाँ है। किशनपुर वन्यजीव विहार है लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट जो है ये वन्यजीव विहार बहराइच में पड़ेगा। कैमूर वन्यजीव विहार आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पड़ेगा। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी, और सोहागी बरवा जो वन्यजीव विहार है वो महाराजगंज। कछुआ और किशनपुर और ये तीनों स्टार मार्क हैं, समझ लेना, रिपीट बहुत बार हुए हैं। अब राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार, पक्षी विहार पढ़ रहे हैं, वन्यजीव विहार नहीं। तो सबसे पुराना जो पक्षी विहार है वो नवाबगंज पक्षी विहार है, उन्नाव में पड़ेगा, 1984 में स्थापना हुई थी। सबसे बड़ा पक्षी विहार भी पता होना चाहिए, लाख बाहोश पक्षी विहार कन्नौज में पड़ेगा, 80 किलोमीटर स्क्वायर का है। अब देख लो कितनी बड़ी एरिया पक्षी विहार कवर कर रहा है, लाख बाहोश के नाम से। सबसे छोटा भी पता होना चाहिए। 3 चीज़ें याद रखो, सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। तो पटना पक्षी विहार है, एटा में पड़ेगा, कुल 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पक्षी विहार भी पढ़ लेते हैं। बखीरा, स्टार लगा लो, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पड़ता है, बस्ती या संत कबीर नगर। उसके बाद सुरहताल, इस पर भी स्टार लगाओ, ये भी बहुत बड़ा है, ये बलिया में पड़ेगा। पार्वती अरंगा, ये वन्यजीव विहार पड़ेगा आपका गोंडा में। और सैंडी पक्षी विहार जो पड़ेगा ये हरदोई में, इस पर भी स्टार। ये तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ के चलो। स्टार लगाने का मतलब है 1% भी मत भूलना। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश जो सरकार के अंतर्गत शामिल वन्यजीव संरक्षण केंद्र है वो कितने हैं, 12 वन्यजीव विहार हैं और 13 पक्षी विहार हैं। याद रखना इन चीज़ों को, कितने कितने हैं, वन्यजीव विहार हैं 12, पक्षी विहार हैं 13। वृक्ष बंधु पुरस्कार जो दिया जाता है वो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्ट हुआ था 2007-8 में, ठीक है।
उत्तर प्रदेश जो है उसमें कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सारनाथ, वाराणसी। और उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर जो वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई थी वो कब चलाई गई? 2012-13। इसे 12 बना लेना। 2012-13 में स्टार्ट की गई थी। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की नदी, झील और सिंचाई के साधन के बारे में पढ़ने। यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के आते हैं और इससे अगला वाला जो चैप्टर होगा देख लेना, उससे क्वेश्चन तो 100% आएगा। उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश नदियों का प्रवाह है वो किस दिशा की ओर है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाती है मैक्सिमम नदियाँ बहती हुई। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, ये हमारे जिले बिजनौर से ही प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला ये बदायूं है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो फर्स्ट है उसके रूप में गंगा नदी बहती है प्रयागराज से हल्दिया तक, ये है राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। अगर पूछता है राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट कहाँ से कवर होता है, तो प्रयागराज से बहती हुई गंगा नदी हल्दिया तक। चलो अब देखेंगे केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इसे स्टार मार्क करना, उन्होंने 2008-9 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था हमारी गंगा को। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? सहारनपुर से होता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित जो नदी है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो नदी है वो यमुना है। रामगंगा नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? ये भी बिजनौर से होता है। बिजनौर का जो कालागढ़ डैम जो है, वहाँ अगर जाओगे तो वहाँ से स्टार्ट होती है रामगंगा नदी। जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ की स्थिति अगर देखोगे तो वहाँ पर गोमती नदी तट पर है इसकी। गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील पीलीभीत से है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, एसएससी में तो बहुत बार आया भाई। शालिग्रामी जो और नारायणी नदी है, इनके नाम से कौन सी नदी बहती है? गंडक। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर देख लेते हैं, बहुत बार आते हैं। सबसे पहले गंगा नदी के तट पर देखते हैं क्या क्या पड़ता है। गढ़मुक्तेश्वर, इधर से स्टार्ट करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर और शेरपुर बलिया। ठीक है। यमुना नदी के तट पे देख लो, बागपत, मथुरा, इसे स्टार मार्क करना। वृंदावन स्टार, आगरा, इटावा और कौसाम्बी, ये भी स्टार। राप्ती जो नदी है वो गोरखपुर के, कौन सा तट है? गोरखपुर। तो राप्ती नदी जो बहती है वो गोरखपुर को ही कवर करेगी। अब रामगंगा के किनारे जो बसा हुआ है वो मुरादाबाद है। सोन नदी के किनारे जो बसा है वो सोनभद्र है, सोन से सोन याद कर लेना है। तो मंदाकिनी के निकट है चित्रकूट, और सई नदी के प्रतापगढ़, और हिंडन नदी गाजियाबाद। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ फैक्ट। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन, इसे स्टार मार्क करना, ये बहुत बार पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा सिंचाई होगी वो नलकूप से 71.2%, फिर नहर से 18.2%, फिर तालाब, झील, कुएं वगैरह आ जाते हैं 10.1%। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर 1830 में स्टार्ट हुई थी। प्रदेश में तालाब व पोखरों में सिंचाई कहाँ पर होती है? मैक्सिमम बुंदेलखंड जो एरिया है वहाँ पर तालाब और पोखरों से होती है सिंचाई। चलो उसके बाद कह रहा है कि प्रदेश में जो सर्वाधिक लंबाई वाली नहर है, लंबाई में नहरें, मतलब ये कह रहा है कि हमारा जो यूपी है उसमें सबसे अधिक लंबाई में जो नहरें हैं वो कहाँ बहती हैं? रायबरेली में है, 2843 किलोमीटर लंबी। उत्तर प्रदेश की अगर नहर जो है, जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है, तो यह है ऊपरी गंगा नहर। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर प्रणाली है, और रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर ये झांसी में बेतवा नदी पर पड़ता है। अब हथनी कुंड बैराज, इसे स्टार लगा लेना, ये यमुना नदी पर पड़ेगा। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है हथनी कुंड बैराज, एक हरियाणा, हिमाचल, यूपी, दिल्ली और राजस्थान, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये बाणसागर पर भी स्टार लगाना। बाणसागर बांध और नहर परियोजना जो है ये सोन नदी पर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की ये परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना ये भी बहुत पूछी जाती है, ये यमुना नदी पर है। आगरा, मथुरा की पेयजल समस्या निदान इसी से होता है।
लवकुश बैराज परियोजना, ये गंगा नदी पर है, कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराती है ये। आगरा बैराज, ये यमुना नदी आगरा को पेयजल देती है। और गंगा, इसका अगर जाओगे ना आगरा, यमुना जी का पानी पिया नहीं जाएगा आपसे, पी के देखना कभी। गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप रहती है और नोएडा गाजियाबाद को लाभ करती है। पानी किसे देती है? नोएडा गाजियाबाद को। अब प्रमुख झील, ताल और कुंड पढ़ते हैं, कौन सी झील ताल कहाँ है। ठीक है, रामगढ़ ताल गोरखपुर में, बखीरा झील संत कबीर नगर में, फुलहर झील पीलीभीत में स्टार, करेला झील ये हो गई लखनऊ में, औंधीताल झील, औंधीताल कहाँ है? औंधीताल है वाराणसी, लौंधीताल है सुल्तानपुर, सिरसी जलाशय, जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर, मोती झील और गौर झील रामपुर, बरुआ सागर लक्ष्मीताल झांसी, सुक्करताल मुजफ्फरनगर, अलवारा झील कौसाम्बी, दरवन झील अयोध्या, मदन सागर झील महोबा और दहर झील हरदोई, नौहो झील मथुरा, शेखा झील अलीगढ़। अब मैं जो मेन इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट होती है उन पर निशान लगा देता हूँ, बाकी याद कर लेना। बखीरा पे भी स्टार मार्क करना, फुलहर हो गई, औंधीताल लौंधीताल दोनों ही आती हैं। उसके बाद कहाँ गई, सुक्करताल पूछा जाता है। और बस ये मेरी तरफ से स्टार मार्क है। स्टार मार्क मेरी तरफ से होने का मतलब है जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं या मैंने जो पढ़ा है उसमें जो मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो ज़्यादा रिपीट होते हैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ मैं। ठीक है, मेजा जलाशय बांध स्थित कहाँ है? बेलन नदी पर मेजा जलाशय बांध है। अर्जुन सागर बांध, इसे स्टार मार्क कर लेना, ये अर्जुन नदी पर है और हमीरपुर में पड़ता है। ठीक है, धसान नहर ये बेतवा नदी पर है, झांसी और हमीरपुर में बहती है। राजघाट बांध व नहर परियोजना ये भी बेतवा नदी पर है, यूपी और एमपी का ये दोनों जगह रहती है राजघाट बांध परियोजना जो है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, कौन थे गोविंद वल्लभ पंत? बता देना कमेंट बॉक्स में, यूपी के कौन थे ये? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो है वो रिहंद नदी पे है सोनभद्र में। ठीक है, अब ये आता है सबसे इम्पोर्टेंट, यूपी जी के पढ़ते हो ना, इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। जनगणना 2011 की जनगणना पढ़ेंगे, अभी तो 21 वाली हुई नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341। ठीक है, लगभग 20 करोड़ है, इतने मान के चलना। बाकी इसे याद कर लेना एक बार, 19,98,12,341, क्योंकि फैक्चुअल डाटा दे देता है तो याद होना चाहिए। एक दो बार पढ़ लोगे ना तो ऑप्शन दे के याद आ जाएगा। अब 2011 की जो जनगणना हुई थी, अगर मैं पूछूं कि देश की जनसंख्या और अपने यूपी की जनसंख्या का प्रतिशत निकालूं, टोटल जो, जैसे हमारा ये देश है, इस देश में जो हमारा यूपी है, ये यूपी कितना प्रतिशत जनसंख्या कवर कर रहा है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। 16.51 लगभग 16.5% जनसंख्या हमारे यूपी की है पूरे भारत में अगर देखी जाए। अब उत्तर प्रदेश में अगर आबादी में पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत कितना है ये देखें तो 52.29% और 47.71% महिला। तो 50% अगर देखोगे, 50% मैं ऐसे मान लेता था कि 50% 100 का आधा है, 50 पुरुष 50 महिला। उसके बाद पुरुष अधिक देखने को मिलते हैं, तो पुरुष थे 52.29% और महिला थोड़ी सी कम होंगी यानी 47.71%। अगर ये याद है तो इसे 100 में से घटा देना, ये आ जाएगा। कोई सा एक याद कर लो। ठीक है, राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? अगर हम अपने यूपी में देखें, कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज है 77.70। ऐसे याद कर लेना। जब ग्रामीण में गांव में जाते हैं तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है, देखोगे तो नदी नाले, मतलब हर चीज़ कॉमन सी लगती है। तो 777 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 777। अब राज्य की अगर हम बात करें कि कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है, इसमें से घटा देना। जब एक चीज़ मैंने याद करा दी, इसमें से घटाओगे 22.3% आ जाएगी। जनगणना 2011 अगर जो हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या, टोटल 7 नगर हैं। इस पर भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं वो 7 नगर हैं।
अब देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। 11.79% जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है अगर हम शहरी आबादी की बात करें। पहले नंबर पर जो है वो महाराष्ट्र है, मतलब ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत शहरी है वो महाराष्ट्र में है आबादी। ठीक है, चले 2011 की जनगणना जो हुई थी उसमें सबसे अधिक और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले ज़िले कौन से हैं? इलाहाबाद में सबसे अधिक आबादी है ग्रामीण और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम है। स्टार मार्क करना। जनगणना में तो हर क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना क्योंकि हर क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो नहीं पूछा गया हो। अब देश में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान देखें तो कौन सा है? ये चौथा स्थान है। और एरिया वाइज देखोगे तो 7वां स्थान है ना, ये कह दो भाई वो भारत का है विश्व में, ध्यान रखना। अगर मैं पूछूँ यूपी का कौन सा स्थान है तो यूपी का जो स्थान होगा वो होगा जनसंख्या में फर्स्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की, और जो एरिया में होगा वो होगा चौथा। पहले राजस्थान आता है, फिर एमपी आता है, और फिर महाराष्ट्र आएगा, और फिर हमारा नंबर आएगा यूपी का। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। सबसे अधिक जनसंख्या अगर यूपी की बात करूँ, सबसे ज़्यादा प्रयागराज यानी इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। तीनों बाद स्टार्ट में है। ठीक है, प्रयागराज, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और फिर लखनऊ। पाँचों याद कर लेना, टॉप 3 तो याद ही रख लेना, तीनों बाद हैं ये याद रखना। अब सबसे कम जनसंख्या वाले देखें तो महोबा सबसे कम, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद हमीरपुर। टॉप 3 याद रख लेना, बाकी श्रावस्ती ललितपुर याद रह जाए तो और अच्छी बात है। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर याद होने ही चाहिए। 2011 की जो जनगणना हुई थी अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयागराज में, उसके बाद आजमगढ़ में है, और उसके बाद जौनपुर में है। ठीक है, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में, फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर। अब देखते हैं सबसे अधिक शहरी आबादी वाले जनपद कौन सा है? वो गाजियाबाद है। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग सबसे अधिक शहरी आबादी कहाँ है? गाजियाबाद में। सबसे कम आबादी शहरी कहाँ पर, कौन से ज़िले में? ये श्रावस्ती में है। ऐसे याद कर लेना, जब बस्ती है, बस्ती कौन सी होती है? गाँव की एरिया होती है बस्ती, तो सबसे कम शहरी होगी यहाँ पे। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला, महिला जनसंख्या वाला जिला ये प्रयागराज। जब जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहीं तो पुरुष और महिला ज़्यादा होंगी, कोई वो ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम ग्रामीण आबादी है यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर। जनसंख्या अगर 2011 के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला कौन सा जिला है, वो कौन सा राज्य है? तो राज्य यूपी है, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला। अगर 0 से 6 साल के बच्चों की बात करें हम तो सबसे अधिक आबादी कौन से ज़िले में है 0 से 6 साल वाले बच्चों की? प्रयागराज। ऐसे याद कर लेना, जब जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है तो 0 से 6 साल वाले बच्चे भी यहाँ ज़्यादा होंगे। भाई जब 50, मान लो 50 परिवार रह रहे हैं तो एक एक बच्चा सबको हुआ होगा, तो यहीं तो 0 से 6 साल वाले ज़्यादा होंगे। 0 से 6 आयु की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये 15.41% है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आइडिया ले लो बस इससे। अगर 0 से 6 साल वाले जो बच्चे हैं उनकी बात करूँ मैं, तो जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का है? ये बहराइच का है 18.77%, और सबसे कम कानपुर नगर का है 11.13%। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले, इसे लगाओ स्टार मार्क। सबसे अधिक जो लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात, वो बलरामपुर में है 950, और सबसे कम बागपत में है 841। 0 से 6 साल के जो वर्ग के बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कितना है ओवरऑल? 902। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? ट्रिपल स्टार लगा लेना, ये इतनी बार रिपीट हुआ है, 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर हम देखें, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में अगर देखें तो कितने व्यक्ति रह रहे हैं? 829 व्यक्ति मिलेंगे हमारे यूपी में। ठीक है, और भारत का जनघनत्व कितना है? 382। ठीक है, हमारे यूपी में 829 है और भारत में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 व्यक्ति हैं। दोनों डाटा याद रख लेना। 447 एक्स्ट्रा हैं, ऐड करना, 447 आएंगे।
ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखें तो प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं। सबसे अधिक जनघनत्व का मतलब क्या है, जैसे अभी देखो ये एरिया है, मान लो ये एरिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर है, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है 829, मतलब इस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 829 लोग होने चाहिए एवरेज के अकॉर्डिंग, जो एवरेज है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बहुत पास 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 में इसमें कर दूँ मैं 3000 लोग, तो ये क्या होगा, जन घनत्व अधिक हो जाएगा, मतलब लोग पास पास रहेंगे, बहुत पास पास रहेंगे। तो सबसे अधिक जो पास पास लोग हैं वो गाज़ियाबाद में हैं, उसके बाद वाराणसी में, उसके बाद लखनऊ, फिर भदोही और फिर कानपुर। टॉप 3 याद रखना, और इसे तो भूल ही मत जाना, पता चल रहा है टॉप को ही भूल गए। फिर न्यूनतम जनघनत्व मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में बहुत दूर दूर जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा दूर दूर जो रहते हैं वो ललितपुर में रहते हैं। ऐसे याद रख लेना, जैसे ललित है, ललित अकेला है तो मान लो इस पूरे एरिया में ललित ही रह रहा है, तो सबसे कम जनघनत्व तो ऐसे ही ललित हो जाएगा, ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर, फिर सोनभद्र जंगल एरिया है, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। मैंने जैसे याद किया था ललितपुर, मैंने बता दिया ललित से। अब जो कुल साक्षरता है वो कितनी है, 67.7%। इसमें ध्यान रखना है, तीनों पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। ओवरऑल जो साक्षरता है हमारे यूपी में वो 67 देखो मैं कैसे याद करता था, ओवरऑल 67.7% है। अब पुरुष थोड़े अधिक पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि हमारे जो यूपी है या कहीं भी देख लेना, लड़कियों को थोड़ा कम पढ़ाते लिखाते हैं, तो उनकी साक्षरता भी कम होगी। तो पुरुष की अगर देखेंगे तो पुरुष की ज़्यादा होगी, इसमें 10 ऐड कर लेना, 77.30%। मतलब ट्रिक बता रहा हूँ मैं कैसे याद करता था, लगभग 10 ऐड कर लेता था। अब इसमें से 10 घटा दो तो आ जाएगा 57.20%। ये महिला की साक्षरता, फीमेल। ये ओवरऑल ऑल की हो गई, और ये हो गई फीमेल की। ठीक है, ये तीनों याद होनी चाहिए आपको। अब सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का क्रम देखते हैं। सबसे अधिक जो साक्षरता है, सबसे अधिक जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गौतम बुद्ध नगर में है, फिर कानपुर में है, फिर औरैया में है। टॉप 3 याद रख लेना, बाकी इटावा और गाज़ियाबाद ये 4 और 5 नंबर पे। अब सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है, ये श्रावस्ती है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, बस्ती है तो बस्ती गांव में कहाँ इतनी शिक्षा मिल पाएगी, तो इसलिए सबसे कम साक्षरता यहाँ पर है, 57.16% है। देख रहे हो कितनी कम साक्षरता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर है। मान लो ये ऐसे याद रख लेना, मैंने कैसे याद किया था कि महिलाओं के कान पे मार मार के उन्हें शिक्षा दी गई, तो सबसे अधिक महिला साक्षर कहाँ हो गई, कानपुर नगर में। प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर कितना है, 20.1%। बस फैक्ट है, याद करना मत करना, इतना नहीं आता है। अब सबसे अधिक और सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं, महाराजगंज और कानपुर। मतलब सबसे अधिक जो पुरुष बहुत ज़्यादा साक्षर हैं, महिला सबसे बहुत कम साक्षर है, मतलब जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है, वो है महाराजगंज में और कानपुर नगर में। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में 31 कम है। हमारा अगर पूरे भारत का देखोगे तो 943 लिंगानुपात है, और अगर यूपी का देखोगे तो 912 लिंगानुपात है। अब लिंगानुपात कैसे है कि 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, 1000 लड़कों से कंपेयर करोगे तो कितनी लड़कियां हैं, तो ओवरऑल यूपी में 912 लड़कियां हैं। प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात, जो सबसे अधिक लिंगानुपात है, मतलब ऐसा है कि यहाँ पर लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाले ज़िले बात करते हैं तो टॉप पे आता है जौनपुर 1024 है, आजमगढ़ 1019 है, देवरिया 1017 है। और सबसे कम देखते हैं तो सबसे कम में गौतम बुद्ध नगर है 851। सबसे अधिक वाला याद हो गया जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। कुछ याद रहे ना रहे, जौनपुर याद कर लेना। और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर 851। ओवरऑल याद रखना 912, और भारत का 943। ठीक है, अब 2001 से 11 के दौरान जो प्रदेश की जो वृद्धि थी
दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 20.22%। 2001 से जो जनसंख्या बढ़ी थी, अगर इसमें वृद्धि देखी गई तो 20.22%। अब देख लो इस हिसाब से तो 5 दशकीय में डबल हो रही है। ठीक है। प्रदेश का सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला, जहाँ सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुई थी वो थी गौतम बुद्ध नगर में और न्यूनतम कानपुर नगर में। प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले, सबसे अधिक जो नगरीकरण प्रतिशत है वो गाजियाबाद में है। देखोगे गाजियाबाद में मेन सिटी रहती है ना, फिर लखनऊ आता है, फिर कानपुर नगर आता है। अब कुल जनसंख्या में अनुसूचित जो जाति है, जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 20.69%। और देश में कुल अनुसूचित जाति कितनी है? 16.6%। अगर यूपी के उसमें देखोगे तो 20.69, और अगर पूरे इंडिया में देखोगे तो 16.6%। अब देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखो यहाँ जो था अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, यहाँ कुल जनसंख्या से प्रतिशत निकाल रहे थे। यहाँ ओवरऑल अनुसूचित जो जाति है उसकी जनसंख्या सबसे अधिक किस उसमें है ये बताना है, तो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिला कौन सा है? हमारे यूपी में अगर आ जाएं, अब हम यूपी में अंदर चलते हैं, सबसे पता चल गया सबसे ज़्यादा आबादी जो है अनुसूचित जाति की वो हमारे यूपी में है। अब यूपी में अगर ज़िले की बात करें तो सीतापुर में सबसे अधिक है, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद हरदोई। ठीक है। अब अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले ज़िले देखते हैं। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाले लोग रहते हैं और बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले लोग रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। अब प्रदेश में जो अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? कौशाम्बी है। अगर अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर देखें तो सबसे अधिक प्रतिशतता वाला जिला कौशाम्बी है, 34.72%। अब उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हमारा यूपी जी के लगभग कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार देखोगे तो 0.6% या 0.57%, अप्रोक्स में 0.6% लिख देंगे। ठीक है। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत देखोगे तो 8.6% है। अगर अनुसूचित जनजाति देखोगे भारत में तो 8.6% है, और अगर यही अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत देख रहे हो तुम यूपी में तो ये 0.6% है। देख रहे हो कितना कम है। ठीक है। प्रदेश में अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ज़िले की बात करते हैं तो सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद बलिया, उसके बाद देवरिया, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद ललितपुर। फिलहाल ये तो किसी कीमत पे मत बोलना, और 3 याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि क्रम लगाने को आ जाता है। अब सबसे कम अनुसूचित जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है? सबसे कम बागपत में अनुसूचित जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति वाली जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की नहीं बात कर रहे, अनुसूचित जनजाति की। सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग हैं बागपत, फिर कन्नौज, फिर बदायूं, फिर एटा, फिर कासगंज। फिलहाल टॉप तो याद रखना ही रखना है, टॉप 3 याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों का क्रम देखते हैं। अभी तक हमने देखा अनुसूचित जनसंख्या के बारे में, अब प्रतिशत अनुसूचित जनजाति जो है उसका प्रतिशत वाला, तो सबसे अधिक जो प्रतिशत है वो सोनभद्र में है और सबसे अधिक जनसंख्या भी सोनभद्र में है, तो इतना कुछ अंतर पड़ेगा नहीं टॉप याद करने में। तो बाकी ललितपुर, उसके बाद है देवरिया, बलिया और कुशीनगर। अब सबसे कम प्रतिशत देखें अगर हम तो बागपत में ही सबसे कम प्रतिशत है, और जो जनसंख्या भी थी वो भी बागपत में सबसे कम थी। तो इन दोनों में अगर टॉप देखोगे दोनों का तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस इतना याद रखना कि सोनभद्र में सबसे अधिक लोग रहते हैं अनुसूचित जनजाति वाले और बागपत में सबसे कम रहते हैं। इतना तो मेरे कहने से भूल मत जाना। बाकी पांचों देख लेते हैं, उसके बाद कन्नौज आता है, फिर बदायूं, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर। अब प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात कितना है तो ये 951 है। अब देखो अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात हमारे यूपी का 912 है, हमारे देश का 943 है, लेकिन अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 951 है। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी चीज़ है, लिंगानुपात बढ़ रहा है भाई। अब जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है थारू। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता ही है यार। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति ये है वनरावत।
अब ऐसे याद कर लेना, वनों में रहती है तो वनों में तो धीरे धीरे मरते रहते हैं, इसलिए सबसे छोटी जनजाति है। उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? टोटल 12 अनुसूचित जनजाति हैं। ठीक है। अब 2003 से पूर्व थारू और बुक्सा ये 2 थी, उसके बाद अब 12 हैं फिलहाल। उत्तर प्रदेश जो है उसमें थारू जनजाति निवास करती है। कहाँ निवास करती है? मेन ये तराई क्षेत्र में रहते हैं मेनली। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और ये गोरखपुर और लखीमपुर खीरी, इस एरिया में घूमती है थारू जनजाति मैक्सिमम। थारू अपने को किस वंश, जो थारू जनजाति के लोग हैं वो कहते हैं कि हम किरात वंशीय लोग हैं, किरात वंश से बिलोंग करते हैं। मतलब लठ भरवा भोज दिया जाता है, ये थारू जनजाति में दिया जाता है। लठ भरवा भोज, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। ये लठ भरवा भोज कहाँ पर दिया जाता है, किस जनजाति वाले लोग मनाते हैं? थारुओं का प्रमुख त्यौहार जो है वो बजहर है, बैसाख जेठ, बैसाख जेठ बोलते हैं इसे, बाकी बजहर लिखा हुआ आता है। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं ये थारू जनजाति के लोग। हम तो उत्सव मनाते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं पता बैकग्राउंड क्या है इन चीज़ों का। बाकी दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, ये इतनी बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए भूल मत जाना। ठीक है। अब थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविश्वविद्यालय बनाया गया है, वो कहाँ पर बनाया गया? लखीमपुर खीरी में हमारा। बुक्सा या भोक्सा, कभी कभी बुक्सा कहते हैं, या भोक्सा जनजाति, ये मुख्यतः हमारे ही ज़िले, जो मेरा ज़िला है बिजनौर, वहाँ पर ही निवास करती है। ठीक है। बुक्सा जनजाति का संबंध किससे माना जाता है? ये पतवार राजपूत वंश के बताते हैं कि हम पतवार राजपूत वंश के हैं। हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है बुक्सा जनजाति में। जैसे हम हिंदू में वर्ण विभाजन रहता है ना, जैसे एससी अलग हैं और ओबीसी अलग हैं, जनरल अलग हैं, इस तरह से बुक्सा जनजाति में देखा गया कि वहाँ पर भी वर्ण विभाजन है। बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी कौन सी है? कांसीपुर की चामुंडा देवी जी। बुक्सा जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? कांसीपुर की चामुंडा देवी जी की। अब खरवार जनजाति है, उसके लोगों का मेन कहाँ निवास करते हैं? वो जंगल एरिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, चंदौसी। ठीक है। खरवार किस धर्म को मानते हैं? ये भी हिंदू धर्म को मानते हैं। बुक्सा ये भी हिंदू धर्म को मानते हैं। अब कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का फेमस है? ये खरवार जनजाति के लोग ही मनाते हैं कर्मा लोक नृत्य। डबल स्टार मार्क करना, ये बहुत बार आया है। वर्ष 2003 से पहले उत्तर प्रदेश में कितनी जनजाति थी? अभी बताई थी 2 जनजाति थी, थारू और बुक्सा। बुक्सा बिजनौर में निवास करती है। ठीक है। और थारू सबसे बड़ी जनजाति है, ये चीज़ याद रखना। महीगीर जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? महीगीर भी बिजनौर जिले के नजीबाबाद एरिया में। ये जो महीगीर होते हैं ना, ये एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं, मैंने पढ़ा था, ये थोड़ा वैसी चीज़ों पे ध्यान देते हैं जैसे लकड़ी की चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसी चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है। महीगीर की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? मछली पकड़ना। हाँ सॉरी मैंने गलत बताया, लकड़ी नहीं, मछली पकड़ना, ये बहुत रिपीट होता है। ये मछली पकड़ने पे बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है। महीगीर जनजाति के लोग किस चीज़ के अनुयायी हैं? ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। ठीक है। अब सहरिया जनजाति आती है, ये कहाँ पर मिलेगी तुम्हें? ये ललितपुर में पाई जाएगी। पहरिया, बैगा, पनीका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुइया, भुनिया जनजाति ये कहाँ निवास करती हैं? सोनभद्र में। अब ध्यान रखना जिन पे मैं स्टार मार्क करूँगा, इनमें से सभी तो याद नहीं करनी है, लेकिन जिन पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, बैगा बहुत पूछी जाती है, पंखा, अगरिया और भुइया, ये चारों याद रखना। ठीक है। ये सोनभद्र में मिलेगी। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती, मतलब जनजाति पाई ही नहीं जाएगी? ये फैजाबाद और जालौन ज़िले में एक भी जनजाति नहीं है। बाकी हर ज़िले में कोई ना कोई जनजाति देखने को मिलेगी तुम्हें, बाकी फैजाबाद और जालौन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई। अब जो कर्मा लोक नृत्य है ये किस ज़िले से संबंधित है? सोनभद्र जिले के लोग बनाते हैं कर्मा लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय। ठीक है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। अनुसूचित जाति जनजाति का जो शोध संस्थान और प्रशिक्षण संस्थान है वो लखनऊ में है। अब पढ़ते हैं हम, अगला चैप्टर है उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान एवं संगठन। ठीक है।
और मुझे लग रहा है ये लास्ट चैप्टर होगा हमारा। ठीक है, देख लेता हूँ लास्ट चैप्टर है, हाँ ये लास्ट चैप्टर है भाई। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, मैक्सिमम चांस रहते हैं। ये जो लास्ट चैप्टर है इसे या तो ट्रिक से याद करना किसी, या बार बार रिपीट कर लेना इस वीडियो को और बाद में PDF से पढ़ना। जो इंडिया शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है? अब मैंने ऐसे याद किया था, इंडियन शुगर केन मतलब शुगर केन गन्ना होता है। गन्ना कितना है भाई? लाखों किसान गन्ना कर रहे हैं, तो लाखों से लखनऊ याद किया था मैंने। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ड्रग कितने लोग रहे हैं? अब देखोगे तुम डेली इतने केस आ रहे हैं, मतलब एक दो लोग नहीं, लाखों लोग ड्रग ले रहे हैं अब यूपी में देखोगे तो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, अगर शुगर के बारे में, गन्ने की जो टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो वो ये कानपुर में है। ठीक है, पशु जैविक औषधि संस्थान, ये पशु मैंने बताया था पहले भी, याद कराया था मैंने कि पशु जो हैं उनकी औषधि जो है अब लाखों रुपए की मिलती है, लाखों पशुओं को ज़रूरत पड़ती है, तो लखनऊ है। ठीक है, इंडियन पल्सेज, जो पल्स होती है ना हमारी, पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये कानपुर में है। क्लॉथ, कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? गाजियाबाद में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये कानपुर में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ है? ये मथुरा में है। सेंट्रल पोटैटो, जो आलू होते हैं ना, आलू रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये मेरठ है। सेंट्रल मैंगो यानी आम का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ। अब मैंगो तुमने देखा होगा, लखनऊ की तरफ इलाहाबादी आम ये बहुत फेमस होते हैं, तो इससे लखनऊ याद आ जाएगा आपका। मलिहाबाद के आम बहुत फेमस है, मलिहाबाद लखनऊ के पास में पड़ता है ना। कभी जाओ मलिहाबाद तो आम खाना वहाँ के, हालांकि मैंने भी नहीं खाया आज तक, सुना बहुत है। खाद्य अनुसंधान एवं मानवीकरण प्रयोगशाला कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोई में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये अमेठी में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में है। अब ऐसे याद कर सकते हो इसे, तो मैंने ऐसे याद किया था जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन के बारे में बात हो रही है, तो हम लड़कों में क्या रहता है कि लड़कों में तो कम रहता है, लेकिन लड़कियां एक दूसरे से राय लेती रहती हैं, सलाह लेती रहती हैं, यार मैं उसकी शादी में जा रही हूँ, मुझे कुछ राय दे, मुझे क्या पहनना चाहिए, कैसे फैशन में जाना चाहिए, कैसे अच्छी लगूंगी। तो ये जो फैशन वैसन की जो चीज़ होती है, राय लेती रहती हैं लड़की एक दूसरे से, तो रायबरेली याद आ जाएगा। इंडियन वेटिनरी, जो इंडियन वेटिनरी रिसर्च सेंटर है ये है बरेली में। सेंट्रल एविएशन जो होता है वो पक्षियों से रिलेटेड होता है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? ये इज्जत नगर में। अब कह देते हैं ना यार हमारी तो इज्जत नहीं है, कम से कम जानवरों की इज्जत करो, पक्षियों की इज्जत करो, तो ऐसे याद किया था मैंने। ये पक्षी जो है ये एविएशन इज्जत नगर में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट के लिए है, ये भी इज्जत नगर में। अब जो ऐसे याद किया था मैंने, जैसे लोग कुछ मीट खाते हैं, तो मीट खाने वाले अपनी जगह हैं, जो मीट नहीं पसंद करते वो अपनी जगह हैं, लेकिन इंसान को एक दूसरे की इज्जत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो मीट खाता है मैं उसकी इज्जत नहीं करूँगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ये रायबरेली में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में। नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में। अब मैंने ऐसे याद किया था, ये वाला बता देता हूँ, कुछ चीज़ें याद आती रहती है मेरी। जो पैरासूट से मान लो कुछ उड़ रहे हैं हवा में और बहुत ऊपर उड़ रहे हैं, उसमें अगर आग लग जाए तो कितना बुरा लगेगा, मतलब दिखाई दे जाएगा कि अब तो बचना ही नहीं है, तो पैरासूट में आग लगने का डर रहता है, तो इसलिए आगरा। BV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, तो ये है वाराणसी में। अब मैंने ऐसे याद किया था जैसे घर में पूछते हैं, मम्मी पूछती हैं ना कि आज कौन सी वेजिटेबल बनानी है, आज आलू गाजर बनाने हैं क्या, शिमला मिर्च बनानी है, तो एक रण सी रहती है, मतलब लड़ाई सी रहती है कि मम्मी मैं तो आज ये खाया था, मैं नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, तो एक रण सी रहती है, मतलब वाराणसी। ठीक है, सेंट्रल ग्रासलैंड जो घास वाली होती है एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? झांसी में। उत्तक संवर्धन जो प्रयोगशाला ये लखनऊ में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर मैंने बताया था तुम्हें सहारनपुर में मैक्सिमम पेपर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में बन रहे हैं, तो स्कूल ऑफ पेपर एजुकेशन पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये लखनऊ में है। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान ये खुर्जा में है।
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये लखनऊ में है। ये बहुत बार आता है भाई। नेशनल बॉटेनिकल, जो बॉटनी होती है ना, उसके लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, कैटल जो होती है उनके लिए मेरठ में। कैटल जो होती हैं ये भेड़ टाइप में रहती हैं ना। इंस्टीट्यूट टॉक्सिलॉजी, जो टॉक्सिक होता है ना, जहर से जो रिलेटेड होता है, तो इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी या टॉक्सिलॉजी जो रिसर्च सेंटर है वो लखनऊ में है। ऐसे याद कर लेना, जो टॉक्सिक है ना, जहर जो है, लाखों लोग खा रहे हैं अब तो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, तो ये वाराणसी का, ये तो पता ही होगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये लखनऊ में है। उसके बाद नेहरू जो इंस्टीट्यूट है ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, ऑफ्थल्मोलॉजी। ये एक तो हिंदी में जो लिखा होता है ना, तो हिंदी में कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी आपको। ये ऑप्थेल्मोलॉजी लिखा हुआ है, ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सीतापुर में है, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी नहीं है, ऑप्थेल्मोलॉजी है। नेशनल बायो फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट जो सेंटर है, ये गाज़ियाबाद में बना है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, ये है झांसी में। उसके बाद ये है इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट। तो ग्रेन जो गेहूँ होते हैं ना, तो ये ग्रेन जितने भी अनाज होते हैं हमारे, हापुड़ में है इनका, ठीक है। और फिर अच्छा, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो ऑप्थेल्मोलॉजी था, अगर इसका मीनिंग नहीं पता है तो देखो मैं बता देता हूँ। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो जैसे हमारी आँखें होती है ना, उनके जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं उनमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। और ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होती है, आई से रिलेटेड जो डिसीज़ होती हैं उनकी स्टडी को ऑप्थेल्मोलॉजी होते हैं, ठीक है। बाकी आपको इंग्लिश का थोड़ा एग्ज़ाम देना है, जो एसएससी का एग्ज़ाम देने जाओगे ये चीज़ें होगी, ठीक है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल, जो स्टैटिस्टिकल होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए जो बना है वो नोएडा में है। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, ये लखनऊ में है, ये तो पहले भी बताया। और कथक संस्थान भी बताया था, लखनऊ में है। अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम जो है ये भी लखनऊ में है। पान अनुसंधान में प्रशिक्षण केंद्र, ये महोबा में है। देखा नहीं मूवी में, जब पान खाते हैं तो वैसी अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, तो महोबा ऐसे ही लगता है मुझे, तो मुझे याद आ जाता था। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध, गन्ने पे शोध करनी है तो शाहजहाँपुर जाओ। डॉक्टर अंबेडकर जो है, डॉक्टर अंबेडकर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनके लिए कानपुर में। राजकीय चर्म संस्थान बना था कानपुर में। फ्रेगनेंस, जो सुगंध मत से रिलेटेड होते हैं, फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट, ये कन्नौज में है। जैसे फ्रेगरेंस मतलब अच्छी सी खुशबू आएगी ना, तो क्या हो जाएगी, मौज आ जाएगी, तो मौज से कन्नौज, पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं। कांच उद्योग विकास केंद्र कहाँ है, फिरोजाबाद। तभी तो कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद की फेमस है। कहीं फिरोजाबाद जाओ तो कांच की चूड़ियाँ ज़रूर लेके आना, किसी के लिए भी ले आना है ना, मम्मी पापा, मम्मी के लिए, पापा नहीं, मम्मी के लिए, या शादी हो चुकी वाइफ के लिए, या किसी के लिए भी। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला 1, ये ग्रेटर नोएडा में है। और लेदर टेक्नोलॉजी जो है, ये पार्क जो है ये वंथरा, उन्नाव में पड़ेगा, ठीक है। अब हमारी यूपी जीके हो गई। जो थ्योरी पार्ट था, फैक्ट टाइप में पढ़ाया, थ्योरी नहीं थी। यूपी जीके का ये पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। ओवरऑल यूपी जीके ख़त्म। ये 2 वीडियो में देखी या फिर एक वीडियो मैराथन में देखी आपने, वो तुम पे डिपेंड करेगा। बाकी अब एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, उसमें यूपी जीके के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यूपी के जितने एग्ज़ाम हुए ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूँ। जो फैक्ट इस वीडियो में बच गए वो उससे कवर हो जाएंगे, और इन फैक्ट का रिवीजन हो जाएगा, और पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कराओ लोगों को, क्योंकि ये नया चैनल है, ठीक है। बस इतना ही चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। शेयर कर देना, जितने फ्रेंड पढ़ते हैं ग्रुप में शेयर करना, 1-2 ग्रुप जो मिले स्टडी वाला उसमें शेयर कर देना, फ्रेंड को शेयर कर देना, इतना ही कर देना। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताना किस टॉपिक पर नई वीडियो चाहिए, आती रहेंगी। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।